सभी को नमस्कार। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास की आदिकालीन सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हम आज हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कर चुके हैं और इसके बाद आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सामाजिक भूमि कैसी थी, साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही थी। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब आदिकाल में लिखा गया था तो उस समय के इतिहास ग्रंथों में, उस समय की काव्य रचनाओं में सामाजिक तथ्य किस प्रकार के मिलते हैं, साहित्यिक और सांस्कृतिक जो जानकारी है वो किस प्रकार की रही है। तो आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं सामाजिक परिवेश की या सामाजिक पृष्ठभूमि की। आदिकालीन राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक परिस्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। साथियों, आप भी जानते हैं कि जैसा समाज होता है तो उसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां होती हैं और उनका समाज पर, समाज के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज में जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई। एक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। अल बरूनी ने कहा है कि उन्हें यानी कि हिंदुओं को इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध करके फिर से ग्रहण कर लें। यानी कि ये एक जो विद्वान अल बरूनी हुए, उन्होंने ये बात कही थी कि जो हिंदू हैं उनको इस बात की इच्छा नहीं होती कि एक बार जो वस्तु है वो भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध किया जाए और शुद्ध करके वापस से उसे ग्रहण किया जाए। ये जो सोच है वो हिंदुओं की नहीं, ऐसा अल बरूनी ने कहा था। क्यों? क्योंकि एक जाति है वो अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। जातिगत जो व्यवस्था का गुण और कर्म के आधार पर विभाजन है वो नहीं होता था, वो केवल वर्ण के आधार पर ही विभाजन है वो। जैसे ब्राह्मण वर्ग अलग है, जो शूद्र है, वैश्य है, वो अलग वर्ग के हैं, क्षत्रिय हैं वो अलग वर्ग के हैं। तो इस तरह से वर्ग के अनुसार है, वर्ण के अनुसार है वो विभाजन उस समय जातियों का हुआ करता था। उस समय के रूढ़िगत धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। यानी कि प्राचीन परंपरा की जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी केवल उन्हीं को ही समाज है वो मानता था। नारियों की शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं थी। यानी कि नारियां भी हैं वो पुरुषों के समान ही वीरता का प्रदर्शन करती थी। जौहर करके अपने आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक बनती थी। राजाओं का जीवन विलास भरा था और उनका अधिकांश समय उपपत्नियों के साथ व्यतीत होता था। ये जो कुछ अश्लील शब्द हैं इनका प्रयोग ना ही करें आपा तो बेहतर होगा। हम ये लिखेंगे कि उपपत्नियों के साथ भोग विलास में वो अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। राजकुमारों को बचपन से ही राजनीति, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष और कामशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। नारियों के संबंध में तत्कालीन समाज की धारणा अच्छी नहीं थी। जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि वो केवल भोग विलास की सामग्री मात्र समझी जाती थी। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना है वो करनी पड़ी थी। आगे देखिए कि जिस युग में धर्म और राजनीति की दुर्दशा हो वहाँ पर उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती। जनता, शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित हो चुकी थी। यानी कि जनता को कोई आशा ही नहीं बची थी कोई सुधार की, कोई समाज सुधार की। जनता भय और निरक्षरता के कारण ईश्वर की ओर दौड़ती थी, परंतु सर्वत्र भ्रम और असहाय की ही स्थिति मिलती थी कि हर तरफ भ्रम ही प्राप्त होता था। जाति पाति के बंधन मजबूत होते चले जा रहे थे। एक जाति की अनेक उपजातियां बनने लगी थी। छुआछूत के नियम सख्त होते गए थे। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए और निम्न वर्ग के लोग हैं वो केवल काम करने के लिए ही पैदा हुए थे, ऐसा उस युग से प्रतीत होता है। नारी को केवल भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था, उसे खरीदा बेचा जाता था। ठीक है, सामान्य जन के लिए सुरक्षा और शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं हैं वो भी एक भयंकर अभिशाप के रूप में प्रचलित थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वासों ने इस समाज को जकड़ रखा था और सभी ओर चारों ओर
वीरता और वंश कुलीनता का बड़ा बोलबाला था। हर कोई अपने वंश को और अपने आप को ही वीर कहलाता था। वीरता और आत्म बलिदान राजपूतों की विशेषता थी। स्वयंवर प्रथा उस युग की एक खास पहचान थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामी भक्त, ईमानदार और कूटनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी थे, परंतु उनमें भी विभिन्न बुराइयों, भोग विलास के प्रति खूब आसक्ति थी, यानी कि वो भोग विलास में लीन रहते थे। राजाओं का जीवन भी विलास प्रिय था और जो पूंजीपति वर्ग है उसका अधिकांश समय अंतःपुर में महिषियों, उपपत्नियों और रक्षिताओं के साथ ही भोग विलास में ही व्यतीत होता था। और उस समय के जो राजा थे वो बहुपत्नी थे, यानी कि वो कई सारी पत्नियां हैं वो रखते थे। मुसलमानी आक्रमणों के पश्चात बाल विवाह भी प्रचलित हो गए थे। विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। यवन, शक, हूण, इन जातियों में स्त्रियों को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं था। और इनके संपर्क में आने के कारण बाल विवाह की जो प्रथा है उसको बहुत बल मिला। विधवा विवाह करना है वो निषेध था कि विधवा जो स्त्रियां होती थी वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, ऐसा उस समय नियम प्रचलित था। समाज के विभिन्न वर्गों के विविध प्रकार के उत्सवों और वस्त्राभूषणों के प्रति प्रेम है वो प्रचलित था। अखेट, मल्लयुद्ध, घुड़सवारी, द्यूत क्रीड़ा, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन है वो प्रचलित थे और कवियों का विशेष आदर था। कवि तो क्या करते थे, केवल आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे और कुछ श्रृंगारपरक रचनाएं करते, तो इससे उनका आदर है वो राजाओं के दरबार में बना रहता और उन्हें भी क्या है कि रुपया पैसा और धन है वो राजाओं से प्राप्त होता रहता था। इधर क्षत्रिय है वो मदिरापान, भांग, अफीम इत्यादि जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन भी करते थे। और इस काल का जो जीवन क्रम है उस समय की वस्तु और मूर्ति कलाओं से में भी भली भांति प्रतिबिंबित होता है, यानी कि उस समय की जो मूर्ति कला है, जो वस्तु निर्मित करने की जो कला है, उसमें उस समय की जो जीवन की प्रक्रिया है वो प्रतिबिंबित होती है, यानी कि दिखाई देती है। जैन मत के गिरिनार और आबू वैष्णव एवं शाक्तों के खजुराहो, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिरों की अद्भुत कला के माध्यम से तत्कालीन जीवन की विविधता पूर्वक प्रेरणा है वो स्पष्ट हो जाती है, यानी कि वहाँ पर कुछ बुराइयाँ भी थी और कुछ जैसे कलाओं इत्यादि का अच्छे से विकास भी हुआ था। तो ये थी सामाजिक पृष्ठभूमि। आइए बात करते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी? हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। आदिकालीन में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियां हैं वो परस्पर उनके मिलन का काल है। कैसे है? जब आर्य आक्रमणकारी आए तो वो अगर यहाँ पर शासन करना है तो यहाँ के समाज में रहने लगे, तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का आदान प्रदान परस्पर हुआ था। हर्षवर्धन जो कि अंतिम हिंदू सम्राट थे, उनके समय में हिंदू संस्कृति है वो उन्नति के शिखर पर थी। लोगों में आपसी भेदभाव है वो समाप्त हो गए थे। स्वाधीनता, देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा था। संगीत, चित्रमूर्ति एवं भवन निर्माण इत्यादि कलाओं में ज़्यादा रुचि है वो दिखाई जाने लगी थी। ये 7वीं-8वीं शताब्दी में थे हर्षवर्धन, और तब की बात कर रहे हैं कि तब जो भेदभाव है वो समाप्त थे। विभिन्न कलाएं हैं वो उनमें रुचि दिखाई जाती थी। विभिन्न मंदिरों एवं मस्जिदों का निर्माण है वो धार्मिक सद्भावना का द्योतक था। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण आदिकाल के आरंभ के समय ही हो गया था। आबू का जैन मंदिर 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है, जो कि भारतीय स्थापत्य का बेमिसाल नमूना है। अरब इतिहासकार अल बुरूनी तथा महमूद गजनवी इन मंदिरों की भव्यता, विशालता और भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह गए थे। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद शताब्दियों से जो श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन थे, वो महमूद गजनवी जैसे आक्रांताओं की जो साम्राज्य बढ़ाने की जो इच्छा थी, उनका ये कोप का भाजन बन गए। यानी कि
जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनके ये शिकार हो गए और शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति है वो प्राप्त नहीं हुई। आगे बात करते हैं कि अरब देशों अरब के देशों में 8वीं-9वीं शताब्दी में सूफी मत का उदय हो चुका था, किंतु आदिकाल के अंत तक भी उसमें उसके उदार स्वरूप का प्रवेश तक न हो सका। यानी कि सूफी मत उदय तो हो चुका, लेकिन उसका जो उदार स्वरूप था उसका प्रवेश है वो नहीं हुआ था। भारत में जो भी आक्रांता आए वे उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे, इसलिए इस्लाम संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका। यानी कि इस्लाम धर्म है वो संस्कृति को पाल न सका। परिणाम स्वरूप दो संस्कृतियां एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। यानी कि जो हिंदू संस्कृति है, जो मुस्लिम संस्कृति है, उनमें दूरी है वो बनी रही थी। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से रहित है, मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। भारत के उत्सव, मेले, त्योहार, वेशभूषा, विवाह और मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग है वो मिलने लगा था। यानी कि जो संस्कृतियां हैं उनमें आपस में आदान प्रदान आरंभ हो चुका था। यहाँ के गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम छाप भी स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे वाद्य यंत्रों का समावेश या आविष्कार भी इसका स्पष्ट परिणाम है। और चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ वह भी उस पर भी मुस्लिम प्रभाव है वो पाया जाता है। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की कलम है वो गहरे रूप में लगी। यानी कि संस्कृतियों का आदान प्रदान है वो इस समय होने लगा था। अगला अपना टॉपिक है साहित्यिक परिवेश। यानी कि आदिकाल में साहित्य की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी। अब देखिए, आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया, सामाजिक का अध्ययन किया, सांस्कृतिक का अध्ययन किया, तो अब उन्हीं सभी परिस्थितियों का इस साहित्यिक परिवेश पर भी प्रभाव है वो मिलता है। यह जो युग है ये पारस्परिक कलह का, बाहरी संघर्षों का युग था। यानी कि परस्पर विभिन्न प्रांतों में भी एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए युद्ध होते थे और बाहरी जो आक्रमणकारी है वो भारत में प्रवेश कर यहाँ पर आधिपत्य जमाना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह का कलह का युग था। पर संस्कृत साहित्य की रचना है वो आबाद होती रही। यानी कि संस्कृत साहित्य है ये खूब लिखा गया और ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, स्मृति आदि विषयों पर टीकाएं हैं वो लिखी जाती रही। टीकाएं क्या होती है? एक तरह से उनका पुनः सृजन होता है। जो ग्रंथ हैं पहले से उनकी व्याख्या की जाती है तो वो टीका कहलाने के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा ने लिखा है कि इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। यानी कि इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम थी संस्कृत साहित्य की, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी कौन सी थी? कि साहित्य वो प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। और तीसरी धारा है वो हिंदी की लिखी जाने वाला साहित्य था। देखिए, दोबारा से देखिए इस चीज़ को कि इसमें 3 तरह की धाराएं थी। पहली तो थी संस्कृत काव्य धारा, दूसरी प्राकृत और अपभ्रंश, और तीसरी थी हिंदी काव्य धारा। यानी कि हिंदी भाषा में भी इस युग में साहित्य रचना होने लगी थी। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोज देव, राजशेखर, जयदेव इसी युग के प्रमुख विद्वान हुए हैं। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि धर्म प्रचार में लगे हुए थे। जैसे सिद्ध कवि हैं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा में अपनी काव्य रचनाएं लिखी हैं। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। यानी कि मूल अंग क्या था? अध्यात्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, और साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का एक सहायक अंग था। हिंदी इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में मुखरित होती रही थी। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों में ही कि 11वीं शती के उत्तरार्ध यानी कि उतरता हुआ या बाद का, यानी कि 11वीं सदी के बाद का साहित्य है वो
साहित्यिक दृष्टि से विकासशील साहित्य था। कर्ण के दरबार में अपभ्रंश कवियों का सम्मान था। जैन भंडारों में सुरक्षित ग्रंथों की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश के निकट थी। अभी आपको बताया कि सिद्ध और जैन साहित्य है वो लिखा जाता था। और उदाहरण था प्राकृत पेंगलम की कई कविताओं में कर्ण की प्रशंसा की गई है। ये कविताएं अपभ्रंश की हैं जो हिंदी के चारण कवियों की भाषा का पूर्ण रूप है। इन कविताओं की भाषा सुथरी एवं साफ है। इस काल में दो श्रेणियों की रचनाएं अपभ्रंश और देश्या मिश्रित यानी कि देश भाषा मिश्रित रचनाएं मिलती हैं। एक तो अपभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं, एक देश भाषा मिश्रित रचनाएं मिलती हैं। वे इस युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था के अनुरूप ही हैं। तो इस प्रकार से इस काल में वज्रयानी, सहजयानी सिद्ध, नाथपंथी, जैन धर्म के अनुयायी संत एवं मुनियों की रचनाएं धार्मिक उपदेशपूर्ण शैली में मिलती हैं। वीरता और श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। धन्यवाद।